नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारी इतिहास की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 में संकलित तीसरे अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, हमारी पहली वीडियो में आपने हिटलर, नाजीवादी, लोकतंत्र का ध्वंस, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाना। हम इस वीडियो में आपको नाजियों के विश्व दृष्टिकोण और उनके नाजीवादी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम नाजियों का विश्व दृष्टिकोण जानेंगे। हिटलर की विचारधारा नस्लवादी विचारधारा थी, जिसके चलते उसने आर्यन लोगों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया और यहूदियों को सबसे निचला दर्जा दिया। नाजियों की विचारधारा के हिसाब से कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जानी चाहिए और जो ताकतवर नस्लें हैं वही ज़िंदा रहनी चाहिए। और उन्होंने अपनी इस विचारधारा को जीव विज्ञान की, डार्विन की थ्योरी से साथ जोड़ा और उनके हिसाब से आर्यन नस्ल सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। हिटलर की विचारधारा के हिसाब से अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी था। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी और इसकी शुरुआत उसने पोलैंड पर कब्जा करके की। नस्लवादी राज्य की स्थापना। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समाज से ऐसी नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वो अवांछित, अयोग्य मानते थे। नाजियों का मानना था कि जो अयोग्य हैं उन्हें जीने का या जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसे अशुद्ध या असामान्य माना गया हो, ऐसे लोगों को नाजी अफसरों ने यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत मौत के घाट उतार दिया। बच्चों, जिसमें जर्मनी में रहने वाली जिप्सी और अश्वेत भी शामिल थे। यहाँ तक कि पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने वहाँ के स्थानीय लोगों को बुरी परिस्थितियों में गुलाम बनाया, जिसके कारण बहुत सारे लोग काम के बोझ और भूख से मर गए। बच्चों, सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ, जिनको ये कहा जाता था कि ईसा मसीह को इन्होंने मारा है। ज़मीन के मालिक बनने की मनाही की वजह से ये लोग बस्तियों में रहते थे, जिनको गेटो या दड़बा कहा जाता था। ईसाई या तो उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहते थे या फिर उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन हिटलर यहूदियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था। 1933 से लेकर 38 तक नाजियों ने यहूदियों को तरह तरह से यातनाएं दी, जिसकी वजह से यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दौर में यहूदियों को पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में मारने की योजना बनाई गई थी। बच्चों, आओ चर्चा करें नस्ली कल्पना लोग। पोलैंड को पराजित करने के बाद नाजियों ने उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया। पोलैंड के लोगों को सब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वहां पर जर्मनी के लोगों को बसाया जा सके। पोलैंड वासियों और तमाम अवांछित तत्वों को जर्नल गवर्नमेंट नामक जगह पर रखा जाता था। पोलैंड के समाज को भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने के लिए पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मार दिया गया। यहाँ तक कि आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर विशेषज्ञों के पास निरीक्षण के लिए भेज दिया जाता था। अगर वो आर्य होते तो उनको जर्मन जैसा अधिकार मिलता था, नहीं तो मरने के लिए अनाथ आश्रम भेज दिया जाता था। यहूदियों को गेटो या जर्नल गवर्नमेंट के गैस चैम्बरों में इकट्ठा करके मार दिया जाता था। यह मौत का सिलसिला चरणबद्ध तरीके से बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। आओ इसका चरणबद्ध अध्ययन करें। पहला चरण बहिष्कार, जो कि सितंबर 1934 के न्यूरेमबर्ग अधिकार के तहत सिर्फ जर्मन वासियों को ही नागरिक अधिकार मिलेगा।
यहूदी और जर्मन आपस में विवाह नहीं कर सकते थे और ना ही कोई संबंध रख सकते थे। यहूदी अपना राष्ट्र झंडा नहीं फहरा सकते थे। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाला जाने लगा और उनके घरों पर हमला कर सारी संपत्ति लूट ली गई। यहूदियों के प्रार्थना घर भी जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से इतिहास में याद किया जाता है। दूसरा चरण, दड़बाबंदी। तुम्हें साथ रहने का हक नहीं है। सन 1942 में यहूदियों को अपनी संपत्ति छोड़कर पिछड़े इलाकों में जाने के लिए कहा गया और उनके हर दस्तावेज और अपने आप पर एक पीले रंग का सितारा लगाने के लिए कहा गया। इस दर्दनाक हरकतों ने कई यहूदियों को भूख और गंदगी से मरने पर मजबूर कर दिया था। तीसरा चरण, तुम्हें जीने का हक नहीं है। बच्चों, यह सर्वनाश से संबंधित है। पोलैंड और पूर्वी इलाकों से लोगों को मालगाड़ी में भरकर मौत के घाट उतारने के लिए लाया जाने लगा। मरने के लिए गैस चैम्बर तैयार किए गए और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग भी किया जाने लगा। अब हम जानेंगे कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। हिटलर का मानना था कि शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना करने के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा को रटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसने स्कूल के अंदर और बाहर पूरा नियंत्रण रखा था। जर्मनी और यहूदियों के बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता था। यहूदियों और जिप्सियों के अपाहिज बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। इसके साथ ही शुद्ध और नाज़ी समाज की स्थापना के लिए उनके बच्चों को भी गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बच्चों को नस्लवाद और नाज़ीवाद के बारे में खूब पढ़ाया जाता था। बच्चों को हिटलर की पूजा और यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था और खेल कूद में भी उन्हें आक्रामक बनाया जाता था। 10 साल के बच्चों को युग फ्राक और 14 साल के बच्चों को नाज़ी युवा संगठन में शामिल होना अनिवार्य था और 18 साल की उम्र में उन्हें लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल होना पड़ता था। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद इसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12,50,000 से ज़्यादा बच्चे थे। बच्चों, अब हम मातृत्व की नाज़ी सोच के बारे में जानेंगे। आखिरकार नाज़ियों का औरतों के प्रति क्या रवैया था और माँ के प्रति क्या रवैया था। नाज़ी जर्मन में बच्चों, औरतों और मर्दों को भिन्न भिन्न बताया जाता था। मर्दों को आक्रामक, पत्थर दिल और मर्दाना होना सिखाया जाता था और लड़कियों को एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना उनका धर्म बताया जाता था। हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। जो औरत अच्छे बच्चे पैदा करती है, मतलब शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त है, उसे इनाम दिए जाते थे और जो विकलांग बच्चे पैदा करती थी उसे सज़ा सुनाई जाती थी। अच्छे बच्चे पैदा करने वाली औरतों को वैसा ही इनाम दिया जाता था जैसा किसी फौजी को दिया जाता था। 4 शुद्ध नाज़ी बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का तमगा और 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तमगा और इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था बच्चों? क्योंकि वही बच्चे बाद में हिटलर के युवा नाज़ी संगठन में भर्ती हुआ करते थे। इसके साथ ही आर्यवंश की औरतें अगर कानून का उल्लंघन करती थी तो उन्हें गंजा करके उनके मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता था। उससे परिवार और संपत्ति छीन ली जाती थी। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि नाज़ीवाद में प्रचार की कला या प्रचार के साधनों को नाज़ियों ने किस प्रकार से एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। बच्चों, नाज़ियों ने हर मीडिया का बहुत ही होशियारी के साथ प्रयोग किया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने फिल्मों, रेडियो, इश्तिहारों, पोस्टरों, तस्वीरों, नारों का खूब प्रयोग किया। लोगों को यहूदियों के खिलाफ किया जाने लगा। उनके सामने उनकी ऐसी छवि प्रकट की गई कि लोग उनसे नफरत करने लगे, उन्हें अपना दुश्मन समझने लगे।
यहूदियों की कीड़े मकोड़ों के साथ तुलना की जाने लगी, उन्हें पैसों के लोभी बताया जाने लगा था और उन्हें शैतान के रूप में लोगों के सामने दिखाया जाने लगा था। गैस के चैम्बर जिसमें सबको मौत के घाट उतारा जाता था, उसे संक्रमण मुक्ति क्षेत्र का नाम दिया गया। लोगों को ये विश्वास दिला दिया गया कि उनकी समस्याओं का हल सिर्फ नाजी ही कर सकते हैं। बच्चों, ये कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। ये नाजीवाद के समय पर पोस्टर बनाए गए थे। इसमें जर्मन किसानों को हिटलर और अमेरिका और यहूदियों को बुरा बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अगर आपको इनसे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राष्ट्र समाजवाद और इन्हें राष्ट्र समाजवाद पर भरोसा रखना चाहिए। ये चित्र देखिए किस प्रकार से इसमें हिटलर को मजदूर के रूप में हथौड़ा लिए दिखाया गया है। आगे बच्चों कुछ तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे आपको अध्याय समझते हुए सब अपने आप ही याद रहेगा। अगर किसी को याद नहीं रहता या फिर वो उसको याद करना चाहता है तो आप इसे अपने कमरे में एक कागज़ पर लिखकर चिपका सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाजीवाद ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो यहूदियों से इतनी नफरत करने लगे थे कि अगर सिर्फ साथ के घर में ऐसा महसूस होता हो कि ये यहूदी हैं, वो पुलिस को सूचित कर देते थे। लोगों को बस यही लगता था कि सिर्फ नाजीवादी ही देश का भविष्य बदल सकते हैं, इसीलिए वो उनके भड़कीले भाषणों में आने लगे और यहूदियों से नफरत करने लगे। लेकिन कुछ जर्मनी लोग इन नाजीवादियों के विरोधी भी थे, पर अपनी जान के खतरे से वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते थे। वो इस कार्यक्रम को स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे। पादरी निम्यूलर ने नाजियों का खूब विरोध किया और पाया कि लोग उनके जुर्मों की वजह से विरोधी नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों, गेस्तापो ने बड़ा ही अच्छा लिखा है। पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। अब इसका क्या मतलब है कि उस समय नाजीवाद कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट और ट्रेड यूनियन और यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लेते थे। अब ये कहते हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं था और जो थे उन्हें वो वैसे भी नहीं छोड़ते थे। मैं नहीं था इसलिए मैं अकेला ही बचा था। नाजियों के प्रचार की वजह से यहूदी अपने आप को वैसे ही समझने लगे थे जैसा नाजी उन्हें बताते थे। उनकी विचारधारा ने उनके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाल दिया था जिसका वर्णन शर्लट बेराट ने अपनी पुस्तक थर्ड राइफ ऑफ ड्रीमेज में किया है। ऐसी मनोस्थिति के कारण कई यहूदी गैस चैम्बर में जाने से पहले ही दम तोड़ देते थे। आओ बच्चों, अब हम बात करें महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में। नाजीवादियों द्वारा किए गए जुल्म और बर्बरता का पता अभी तक तो किसी को इतना नहीं चल पाया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी खबर बाहर फैलने लगी थी और असल में तो इसकी कहानी दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही पता चली थी। यहूदी भी चाहते थे कि उनके ऊपर हुए जुल्मों के बारे में दुनिया को पता चले, इसलिए उस समय के जो लोग थे उन्होंने उस समय की सारी जानकारियाँ एक दूध के लोहे के टिन में छुपा कर दबा दी थी, जो दुनिया बहुत देर बाद जान पाई। यहूदियों का कत्लेआम नहीं रुक रहा था, इसीलिए डेनमार्क ने चोरी से अपने यहूदी लोगों को जर्मन से निकाल लिया था। इसी कत्लेआम और बर्बरता को महाध्वंस होलोकास्ट का नाम दिया गया। इसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ और जब नाजियों को लगा कि अब वो हार गए हैं, तो उन्होंने सबको पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया ताकि वो नाजियों से जुड़ी जानकारियों को जला सकें। लेकिन फिर भी दुनिया के साहित्य, लेखों और स्मारकों और कई हिस्सों में इस महाध्वंस के बारे में बताया गया है, जो उस समय की क्रूरता और जुल्म को दर्शाता है और उन लोगों के साहस को दिखाता है जिन्होंने उस समय की बर्बरता को झेला, और उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्होंने इस जुल्म को चुप रहकर देखा। आगे बच्चों कुछ पत्र दिखाए गए हैं
जो महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखे थे। इसमें गांधी जी ने हिटलर को मानवता के नाम पर हो रहे खून खराबे को रोकने का निवेदन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सालों से लड़ रहे हैं, जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, लेकिन हिंसा का मार्ग चुनकर हम जीत हासिल नहीं कर सकते। उसमें तो करो या मरो वाला काम ही हो सकता है। हमारा लक्ष्य सरकार की विचारधारा को बदलना है, ना कि हिंसा करना। हिंसा करने से सिर्फ नुकसान ही होगा। मैं आपके दुश्मनों के आगे आपको गलत नहीं ठहराता, लेकिन ये खून खराबा किसी भी परिस्थिति का हल नहीं है, इसलिए इस खून खराबे को रोक दो। लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया और दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में जनसंहार किया। उसमें उसने 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के लोगों को मारा और जर्मन के ही 70,000 अपाहिज लोगों को भी मार दिया गया और यहाँ तक कि अपने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मरवा दिया गया था। कई कत्लेआम जगह बनाई गई जहाँ पर लोगों के लिए क्रूरता दिखाई गई, जिसके चलते दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हिटलर हार गया। अब अगर हिटलर पकड़ा जाता तो बहुत भारी सज़ा भुगतनी पड़ती, जैसे उन्होंने लोगों के साथ किया था। ये सब हिटलर और उसके साथी पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने पकड़े जाने से पहले ही आत्महत्या कर ली। ये अगर आप हेलमुट को याद करो तो उसके पिताजी इसी सारी प्रक्रिया में हिटलर के साथ थे, इसीलिए उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो ये थी नाजीवाद की पूरी कहानी। आइए इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 उत्तर हैं, 1914, 1918, 1929, 1915। तो इसका सही उत्तर है 1914। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1938, 9 नवंबर 1918, 16 नवंबर 1929। तो बच्चों इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 1918। तीसरा प्रश्न है कि दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर 1938, 1 सितंबर 1939, 8 सितंबर 1918। बच्चों इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1939। चौथा प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा बर्बरता किसको सहनी पड़ी थी? जिप्सी, यहूदी या रोमन? इसका सही उत्तर है यहूदी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, अमेरिका कौन से वर्ष में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? 1920, 1917 या 1916? इसका सही उत्तर है 1917। छठा प्रश्न है, जर्मनी ने शुरुआत में किन मित्र राष्ट्रों पर हमला किया था? फ्रांस और ब्रिटेन, रूस और इंग्लैंड, बेल्जियम और रूस? तो सही उत्तर है फ्रांस और ब्रिटेन। सातवां प्रश्न बच्चों, पहला विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945, 1918, 1939 या 1987? तो इसका सही उत्तर है 1918। आठवां प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कितना जुर्माना लगाया गया था? 8 अरब पाउंड, 6 अरब पाउंड या 7 अरब पाउंड? तो सही उत्तर है 6 अरब पाउंड। अगला प्रश्न है, अमेरिका में स्थित सबसे बड़े शेयर बाजार का नाम क्या था? वॉल ऑफ एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल ऑफ इन? तो सही उत्तर है बच्चों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर हिटलर ने 1933 में चांसलर का पदभार संभाला था? राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, राष्ट्रपति नर्डिक या राष्ट्रपति फ्रैंकलिन? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति हिंडनबर्ग। अगला प्रश्न है बच्चों, किस देश की वजह से जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार गया था? भारत, रूस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि हिटलर की मौत कब हुई थी? 30 अप्रैल 1945, 5 सितंबर 1938, 4 नवंबर 1938? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 30 अप्रैल 1945। आओ बच्चों
अब अगले प्रश्नों के उत्तर हम सही या गलत लिखकर बताएं। पहला प्रश्न है, हिटलर को रोकने के बाद भी उसने हिंसा का रास्ता चुना। तो इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। तो ये इसका उत्तर भी है सही। सन 1918 में वर्ण राज्य संगठन की स्थापना हुई। बच्चों, सन 1918 में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी और अमेरिका की लड़ाई से हुई थी। बच्चों, इसका उत्तर है गलत। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई से हुई थी। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक छोटे से समूह के सदस्य बन गए थे। इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है बच्चों, यहूदियों को ख़त्म करने के लिए उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। इसका उत्तर भी है सही। अगला प्रश्न है बच्चों, हिटलर बहुत ही दयालु था, इसीलिए उसने फ्रांस और कई अन्य देशों के यहूदियों जिप्सियों को जर्मन में शरण दी थी। इसका उत्तर है गलत, क्योंकि हिटलर दयालु नहीं था और ना ही उसने फ्रांस में यहूदियों और जिप्सियों को शरण दी थी, बल्कि उन्हें वहाँ से निकाला था और मरवाया था। अगला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसका उत्तर है गलत। बच्चों, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। अगले प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन ने मित्र राष्ट्रों को कब समर्पण किया था? उत्तर है 1945। अगला प्रश्न है, नाजियों के जुल्म के बाद उन्हें कौन सी अदालत द्वारा सज़ा सुनाई गई थी? बच्चों, इसका उत्तर है न्यूरेमबर्ग अदालत। अगला प्रश्न है, जर्मनी के कोई दो पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर है स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड। बच्चों, अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर है बर्लिन। बच्चों, अगला प्रश्न है, आज जर्मनी की मुद्रा क्या है? उत्तर है यूरो। तो बच्चों, हमारे देश की मुद्रा यानी भारत की मुद्रा कौन सी है? उत्तर है रुपया। और भारत की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर है दिल्ली। बच्चों, विश्व का नक्शा देखकर उसमें जर्मनी देश के चित्र को खींचकर आसपास के देशों के बारे में भी जानने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज की हमारी इस वीडियो में हमने नाजियों और हिटलर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत जानकारी हासिल हुई होगी। बच्चों, आपने जाना कि किस प्रकार से हिटलर ने एक क्रूर नाजीवादी विचारधारा के चलते गैर आर्यन लोगों पर अत्याचार और जुल्म किए, परंतु बाद में हिटलर का भी अंजाम बुरा ही हुआ। तो बच्चों, इतिहास हमें सिखाता है कि जो ये घटनाएं घटी हैं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, तो उनका परिणाम भी उसी प्रकार से हुआ है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी हासिल होगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।